हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। आज हम उसी सीरीज में देखेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और ये है बुक 2 है पोल साइंस की। इससे पहले हमने बुक 1 से लेके चैप्टर 9 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आप हमारे चैनल पर इन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और इस चैप्टर को देखने के बाद आप उन प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। ये सब जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इससे आपके पेपर में 80% या फिर 80+ मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको अपने बुक की इन शॉर्ट रिवीजन करनी है जल्दी से, तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से विद आंसर आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में आंसर लिखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल के नए कोर्स का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके साथ आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, उन्हें भी पता चले कि आंसर किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं। तो अब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो अब पहले आते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 3 आम चुनावों मतलब फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक सीटें जीती। इन चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही? मतलब जब कोई फर्स्ट आता है तो हमें सिर्फ फर्स्ट का ध्यान रहता है, पर कौन सेकंड आता है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है। तो जो सेकंड आई थी वो पार्टी कौन सी थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसे सीपीआई बोलते हैं, इंग्लिश में सीपीआई पार्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक मतलब फाउंडर कौन थे? इसका आंसर है, भारतीय जनसंघ की शुरुआत श्यामलाल प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की थी। एक तो उन्होंने उसका नाम भी दे दिया श्याम प्रसाद मुखर्जी, और कब की थी? 1951 में। ये जो जनसंघ है, इसी से आगे जाकर हमारे देश की जो आज वर्तमान पार्टी है बीजेपी, उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन के विचार पर जोर दिया। ये होता है ना, किस दल ने दिया है? इसका आंसर है भारतीय जनसंघ। आप आज भी इनके जो थॉट हैं बीजेपी के देख सकते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव फर्स्ट जनरल इलेक्शन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कांग्रेस ने 364 सीटें जीती और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 16 सीटें जीती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस के बाद में सीपीआई जीतने वाली दूसरी पार्टी थी, जो सबसे पहले हमारे देश में उभर के आई। कांग्रेस के बाद वो सीपीआई पार्टी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब तैयार हुआ और संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर साइन किए? यह कब हुआ? संविधान हमारा कब तैयार हुआ था उसके बारे में बताना है। संविधान सभा, उसका उत्तर है संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर करे। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस टाइम पे ये तैयार हुआ था और इस टाइम पे ये लागू हुआ था। इन वर्ड पे ध्यान रखना। तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था, और ये लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इन बातों में थोड़ा ध्यान रखना, ये नवंबर है और ये जनवरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पार्टी प्रभुत्व और एक पार्टी प्रणाली मतलब वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम के बीच अंतर बताइए। हमें इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो इसका आंसर है, एक पार्टी प्रभुत्व का मतलब केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पार्टी का प्रभुत्व है, जैसे कि स्वतंत्रता की शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर एक पार्टी प्रणाली का मतलब है देश में केवल एक पार्टी का अस्तित्व, जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मतलब एक पार्टी का प्रभुत्व है, मतलब देश में सिर्फ पार्टी कई सारी हैं। देश में पार्टी हमारी से देश है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, बीएसपी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, पर उनमें से सिर्फ एक पार्टी का प्रभुत्व होना, उसे कहते हैं एक पार्टी प्रभुत्व, जिसमें और पार्टियां भी हैं पर उसमें से सिर्फ एक पार्टी भी डोमिनेंस कर रही है। और एक पार्टी प्रणाली मतलब जिस देश में एक पार्टी प्रणाली होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है, उसका कोई अपोनेंट ही नहीं होता है।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसे एक पार्टी प्रणाली बोलते हैं। और दो पार्टी प्रणाली किसे बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यूएसए में दो पार्टी प्रणाली है और भारत में बहुदलीय है, और इसके लिए इसको एक पार्टी प्रभुत्व इस टाइम बोला जा रहा है, पर हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ ने किन दो प्रमुख विचारों एम्फेसिस पर जोर दिया? तो इसका आंसर है भारतीय जनसंघ ने निम्नलिखित विचारों पर जोर दिया। कौन से थे वो तरीके? पहला है अखंड भारत, में भारत और पाकिस्तान का पुनर्मिलन, मतलब उनका मानना था कि भारत एक रहे, भारत का विभाजन ना हो, जैसे ये इंडिया या पाकिस्तान है तो वो चाहते थे ये दोनों एक हो जाएं, अलग अलग ना रहें, ठीक है, ये दोनों एक हो जाएं, अलग अलग ना रहें, अखंड भारत रहे, एक भारत रहे, उसका बंटवारा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र, ये इसका विचार आज भी है। एक संस्कृति आप मान सकते हैं, कौन सी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हिंदुत्व, हिंदुत्व को मेन माना जाता है इस पार्टी के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व डोमिनेंस ने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापित करने में किस प्रकार मदद करी? कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना है, इसने कैसे अपनी पार्टी स्थापित करी और किस प्रकार ये मदद कर रही है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में निम्नलिखित तरीके से मदद करी है। मतलब जो लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था स्थापित हुई है उस टाइम तो पहले कांग्रेस पार्टी स्थापित में थी, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में और उसे मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और वो कैसे रहा है देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कांग्रेस पार्टी की गठबंधन प्रकृति ने विभिन्न गुटों को सहन किया। मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें गठबंधन भी थे, कई सारे गठबंधन जुड़े हुए थे ना, उनके अभी उन गुटों से सहन किया और वास्तव में उन्हें प्रोत्साहित भी किया। मतलब इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी इसके अंदर सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे, जिससे वो अपने विचार विमर्श प्रकट करते थे और सभी की सलाह लेते थे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें केंद्र के सभी पहलुओं को शामिल किया। इसमें केंद्र के सभी पहलुओं को शामिल किया, अर्थात क्रांति के साथ शांतिवादी, रूढ़िवादिता के साथ उग्रवादी और उग्रवादी के साथ उदारवादी तथा दक्षिणपंथी के साथ वामपंथी। मतलब कांग्रेस में हर वर्ग का सदस्य सम्मिलित था उस टाइम पे, क्योंकि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके बाद सेकंड नंबर पे सीपीआई पार्टी थी, जैसे कि आप सब जानते हैं। पर जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर हर वर्ग का व्यक्ति सम्मिलित है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्रांतिकारी, शांतिवादी, रूढ़िवादी, उग्रवादी, उदारवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी सभी शामिल थे इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस और जनसंघ के विचार आइडियोलॉजी में मुख्य अंतर बताइए। अब हमें कांग्रेस के और जनसंघ के बीच की विचारधारा में अंतर बताना है। तो इसका आंसर है कांग्रेस और भारतीय जनसंघ के बीच विचारधारा में मुख्य अंतर यह था कि भारतीय जनसंघ एक पार्टी एक संस्कृति एक राष्ट्र यानी हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व पर जोर देता था, जबकि कांग्रेस ने सामाजिक विविधताओं को समायोजित करते हुए विचारों और सामाजिक गठबंधन बनाए हैं। मतलब जो कांग्रेस है उसने किसी एक चीज पर बल नहीं दिया है, उसने सभी को बराबर रखा है, जिससे कि हमारे देश में सभी को बराबर और समान माना जाए। पर जो जनसंघ थी उसने सिर्फ एक चीज पर बल दिया है, एक नहीं, मतलब उसने एक बात पर, जैसे कि एक पार्टी हो गई, एक संस्कृति हो गई, एक राष्ट्र हो गया, एक चीज पर उसने बल दिया है। उसका मेन मोटिव था हिंदुत्व को लाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना सेटअप, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है हमारा कब सेटअप हुआ था, कब हुई, इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे फर्स्ट। तो इसका आंसर देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी। स्थापना 1950 में हुई थी। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। सुकुमार सेन इसके फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप आगे जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो आपको ये आंसर या फिर इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। वन शॉर्ट आंसर है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी जो कमेटी होती है उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है हमें हमेशा उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन था, फर्स्ट पीएम कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, इस टाइप में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में एक दलीय प्रभुत्व वन पार्टी डोमिनेंस का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, एक दल प्रभुत्व का अर्थ 1952, 1957 और 1962 में हुए पहले 3 आम चुनाव, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व दोनों लोकतंत्र सभा और राज्य विधानसभाओं में। 1952 में कांग्रेस ने 489 में से 364 जीती, 1957 में 494 सीटों में से 371 और 1962 के लोकसभा चुनाव में 494 में से 361 सीटें जीती। मतलब ये कांग्रेस के प्रभुत्व को बता रहा है। उसने 3 बार चुनाव में कितनी ज़्यादा सीटें जीती हैं, 1952 में, 57 में और 1962 में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी कांग्रेस पार्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, समाजवादी और साम्यवादी, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई 2 अंतर बताइए। हमें इन 2 आइडियोलॉजी के बीच में अंतर बताना है, डिफरेंस। इसका आंसर देख लेते हैं। 2 अंतर डिफरेंस है इसका। फर्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी समाजवाद में विश्वास करती है। जो कम्युनिस्ट है सीपीआई, वो क्रांतिकारी समाजवाद में विश्वास करती है, जबकि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करती है। सेकंड अंतर है, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा सोवियत संघ और चीन के एक झुकी हुई थी जबकि समाजवादियों का एक ऐसा कोई वैचारिक झुकाव नहीं था। मतलब जो है इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्रांतिकारी है, समाजवादी लोकतांत्रिक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह सोवियत संघ और रूस से प्रभावित है, क्योंकि इन जगहों पे भी सोवियत पार्टी थी और है, कम्युनिस्ट पार्टी थी और है अभी भी। समाजवादियों की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, वो उनकी स्वयं की विचारधारा। उनका समाजवादियों क्या काम हो सकता है, कल्याणकारी कार्य करना जिससे सबका भला हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 मार्कर। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, पर इसका एक पैटर्न मैंने एक्स्ट्रा और लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। भारत और अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व में असमानताएं हैं। अन्य देशों में भी एक पार्टी होती है, भारत में भी एक देश में पार्टी है। अब इसका अंतर देख लेते हैं क्यों अलग है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय प्रणाली है। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो एक पार्टी चल रही है, पर हमारे देश में एक पार्टी तो प्रभुत्व में है, इसके अलावा अन्य पार्टियां भी हैं। पर जैसे कि आप एग्जाम्पल में चीन में देखिए, उसमें एक पार्टी प्रभुत्व में है पर अन्य पार्टियां हैं ही नहीं वहाँ पे। अब इसका 1952 से 1962 के दौरान हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है। कांग्रेस लगातार 3 बार चुनाव जीतती आई है। भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में नियमित अंतराल में चुनाव करवाए हैं। जो भारत में जो पार्टी एक रही है प्रभुत्व में, वो बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से एकदम सामान्य जनरल इलेक्शन के द्वारा ही चुनी गई है। पर जो अन्य देश होते हैं, यहाँ पे एक पार्टी जस्ट लाइक चीन, वहाँ पे वोटिंग जो होती है वो एक ही पार्टी के पक्ष में होगी, अदर पार्टी के पक्ष में नहीं है। भारत में लोगों को सिर्फ दबाव नहीं है कि वो एक ही पार्टी को वोट डालें, उनका अपना मन की इच्छा है, जिनको जो पसंद है वो उसे वोट डालता है। उसके बावजूद कांग्रेस 3 बार जीती है। कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी भाग लिया। कांग्रेस पार्टी तो थी ही, उसके अलावा अन्य पार्टियां भी थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने करिश्माई, प्रभावी और प्रेरक नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की शानदार विरासत ने भारत में कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व को जारी रखा। 3 साल तक कांग्रेस ने अपने प्रभुत्व को जारी रखा है। लोगों की सहमति से चीन, क्यूबा, सीरिया, मेक्सिको जैसे देशों में संविधान केवल एक ही पार्टी को देश का शासक करने की अनुमति देता है। अब इसमें दे रखे हैं एग्जाम्पल किस किस देश में एक पार्टी है। आप इसके अगर चीन के अलावा और कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो वो इन देशों को ले सकते हैं। चीन, क्यूबा, सीरिया, मेक्सिको, इन देशों में सिर्फ एक ही पार्टी प्रभुत्व में है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है, मेक्सिको में केवल 6 दशक तक PRIA पार्टी का नाम है, दबदबा रहा है, लेकिन अंत में यह तानाशाही में बदल गई। इन देशों में अक्सर चुनाव में धांधली और हेराफेरी होती थी, लेकिन भारत में लोकतंत्र के तहत ही सब कुछ होता रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि एक मेक्सिको में एक पार्टी थी PRI। ये पार्टी 6 दशक तक, मतलब 60 सालों तक रही थी अपने शासन में, और इसके बाद ये प्रभुत्वशाली मतलब तानाशाही बन गई। अब इसको लगा कि हर साल मैं जीत रही तो मैं ही मेन लीडर जो बन जाऊं, तो इसलिए ये तानाशाही हो गई।
पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। कांग्रेस 3 साल रही पर प्रभुत्वशाली नहीं हुई। जब वो चौथी बार हारी तो उसने अपनी हार स्वीकार करी, उसकी जगह दूसरी पार्टी डोमिनेंट में आई। इसे हम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और चुनाव के माध्यम से ही किसी भी नेता को चुना जाता है, इसलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कोई 4 कारण, रीजन बताइए। अब इसका आंसर देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। एजुकेशन बांटने से बढ़ती है, घटती तो है नहीं। जैसे कि आपको हेल्प मिलेगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी एक बारी, और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल जाएगी, जो आप सभी के पेपर में आपको हेल्प करेगी। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। हम इसी प्रकार और भी चैप्टर जो हैं इसके बचे हुए, उसके प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट चैनल पर जाके ज़रूर देखें, इस बुक की और लास्ट बुक की भी आपको हमारे चैनल पर वो इजीली मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो, तनुज क्लासेस नाम से। अब इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित कारणों से कांग्रेस पार्टी ने 1967 तक अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सफल रही। 1967 तक, इस टाइम तक उसके 3 टर्म्स पूरे हो चुके थे। 3 साल नहीं, 3 टर्म्स पूरे हो चुके थे। फर्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी की को अभिजात वर्ग, शिक्षित व्यापारिक वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त था। समाजवादी प्रकृति के कारण इसे किसानों का भी समर्थन प्राप्त था। क्यों था इसे प्राप्त? इसके कारण क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सभी वर्ग के लोग शामिल थे, चाहे वो उच्च वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, किसान हो, कोई भी हो, सब वर्ग शामिल थे। इसलिए ये उसकी जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी, सी राजगोपालाचारी जी, वल्लभ भाई पटेल आदि कई लोकप्रिय चेहरे थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू करिश्माई नेता और बहुत लोकप्रिय नेता थे। एक तो इसमें जीत का था, सभी वर्ग शामिल था। दूसरा था इसमें करिश्माई नेता थे, मतलब लोकप्रिय नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के उच्च स्तर के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी काम किया है। मतलब कांग्रेस ने हर लेवल पर काम किया है, चाहे वो बड़े वर्ग के लिए हो, चाहे वो छोटे वर्ग के लिए हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी के कारण कांग्रेस लोकप्रिय हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपको मुझे बताना है कमेंट में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था। कांग्रेस की लोकप्रिय हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, नेहरू जी के काल में कांग्रेस को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई, लेकिन कांग्रेस को शक्तिशाली संकीर्ण अभिजात वर्ग मतदाताओं की निम्न स्तर की राजनीतिक चेहरे का लाभ उठाता रहा। मतलब उसमें जो अभिजात वर्ग से क्या मतलब है? अभिजात वर्ग वो वर्ग है जो अमीर वर्ग है, इसमें उन्हें अभिजात वर्ग कहा गया है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, पारंपरिक इकाइयों में कांग्रेस को एक पार्टी का प्रभुत्व था। मतलब कांग्रेस पारंपरिक रूप से एक पार्टी थी, अन्य पार्टी के होते बहुदलीय प्रणाली के बावजूद कांग्रेस एक पार्टी के रूप में उभर रही थी और उसने 3 टाइम तक अपना शासन किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम के प्रचलन ने भारत की राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति मतलब नेचर किस तरह प्रतिकूल प्रभाव डाला है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली ने अराजकता और अत्याचार स्थापित करने की कोशिश की और संवैधानिक व्यवस्था को संकट में डाल दिया। इसने पार्टी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि पार्टी ने अदालतों द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने की हिम्मत की। इसने नौकरशाही के साथ कार्यपालिका की गलत मिलीभगत को स्थापित करने का अवसर भी पाया और इस तरह अत्याचार किए लोगों को धीरे धीरे उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया और देश के संविधान के गलत तरीके से संशोधन करा। एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के बारे में बताया है कि उसके क्या नेगेटिव पॉइंट हैं। एक तो ये अराजक हो जाती है, अत्याचार करती है, उसका जो मन करता है वो कार्य लागू करती है। वो संवैधानिक व्यवस्था को संकट में डाल देती है। अगर उसे कोई चीज़ सही लगती है तो वो अपने अकॉर्डिंग करती है और उसे हमारी जो देश की न्यायपालिका है वहाँ तक ले जा सकती है। वो ले जाकर उन शक्तियों का गलत उपयोग करती है वो अपनी, और उसने अपने मिलीभगत क्या होती है कार्यपालिका जो हमारे देश में कानून बनाते हैं, वो कानून बनाने के लिए अपने लोगों को भेजती है स्पेशली, जिससे कि उसका काम भी हो जाए और उसकी मतलब पहचान भी सामने ना आ पाए। मतलब जो कार्यपालिका में जो लोग कानून बनाते हैं उसका लागू करते हैं, कार्यपालिका में हमारे देश के कानूनों को लागू किया जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत हमारी पुलिस व्यवस्था आती है, उसमें से एक है, बाकी और भी है, उसमें से एक पुलिस व्यवस्था है। पुलिस का क्या काम है कि कानून को लागू कराना सही तरीके से, और जो उसे सही नहीं करता है उसकी प्रतिक्रिया करना।
इस तरह उसने अपने अत्याचार की जो एक लोकतांत्रिक होती है, उसने मौलिक अधिकार से वंचित किया लोगों को, जो एक दलीय प्रणाली होती है, और उसने संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब देखते हैं भारत में राजनीति में लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरण इस प्रकार देखे जा सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है 1951 और 1972 में नेहरू और इंदिरा गांधी ने क्रमशः केरल, पंजाब में आपातकाल लगाया। सबसे पहला आपातकाल आप मुझे बता सकते हैं कि किस राज्य में लगाया गया था और कब लगाया गया था? इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है 1975-1977 में लाल फीताशाही देखी गई। लाल फीताशाही किसे कहते हैं? लाल फीताशाही का मतलब होता है, आप गवर्नमेंट ऑफिस में देखते होंगे, वहाँ पे जो फाइल होती है वो कुछ इस प्रकार होती है और उसके ऊपर एक ना धागा बंधा होता है, वो रेड रंग का होता है, उसे बोलते हैं लाल फीताशाही। मतलब इसके अंदर जो फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट है उसे ना तो पढ़ा गया है, ना ही उसके प्रति कोई क्रिया प्रतिक्रिया करी गई है। फाइल जैसी गई थी एज इट इज़ वैसी की वैसी रखी हुई है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। मतलब हमारे देश में जो सरकारी दफ्तर होते हैं, आप उसमें देखते हैं, वहाँ पे फाइलों के ढेर लगे होते हैं। आज भी आप देख सकते हैं वहाँ जाके फाइलों के ढेर, जो इस प्रकार के, मतलब इसे ये एक प्रकार से लाल फीताशाही आलसीपन कह सकते हैं आप, इसे कहते हैं ढीलेपन का एक ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे देश में कोई भी काम जल्दी से नहीं किया जाता है, धीरे धीरे करके किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगाया था उस टाइम उनके ऊपर कई सारे केस हुए थे, तो उस दौरान उन्हें उच्चतम न्यायालय के सामने में भी आना पड़ा था। तो उन्होंने उनके नियमों की भी अवहेलना की थी उस टाइम पर। ये एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का नेगेटिव पॉइंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो है 6 मार्कर क्वेश्चन, लॉन्गर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलियन रही। इस कथन को सही ठहराइए। इसका आंसर देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन का टाइप ये देख सकते हैं आप। इसका आंसर है 1885 में अपनी स्थापना के बाद कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक और सामाजिक गठबंधन के रूप में विकसित हुई, जिसने इसे एक असामान्य ताकत दी। अगर आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस पार्टी कब स्थापित हुई, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं 1885 में। अगर आप किसी पॉइंट में या फिर उसके आंसर में आप उसके जब वो इस्टेब्लिश हुई थी या सेटअप हुई थी उसकी डेट लिख दे, तो इससे आपको प्लस पॉइंट मिलता है। तो आपको लगभग हर पार्टी का, जितनी इस चैप्टर में दी हुई है, उन सभी पार्टीज का आपको सेटअप वर्ष याद होना चाहिए कि जनसंघ कब बनी थी और कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, इस टाइप की अन्य पार्टियां जो हैं वो कब कब स्थापित हुई थी। एटलीस्ट आपको उसके वर्ष और उसके जो फाउंडर इन शॉर्ट, उनके संस्थापक जो हैं उनका नाम याद होने चाहिए, जिससे कि आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। तो आप जैसे कांग्रेस पार्टी देख सकते हैं, ये पार्टी 1885 में स्थापित हुई थी। अब देखते हैं इसका पॉइंट। इस गठबंधन जैसे चरित्र के लिए कई कारक थे। इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कांग्रेस की शुरुआत एक ऐसी पार्टी के रूप में हुई जिस पर अंग्रेजी बोलने वाले उच्च जाति, उच्च मध्यम वर्ग और शहरी अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था। मतलब स्टार्टिंग में जब कांग्रेस पार्टी स्थापित हुई थी तो उसमें सिर्फ उच्च वर्ग ही शामिल थे और अमीर वर्ग थे जो इंग्लिश बोल सकते थे। उस टाइम पर हमारे देश की गरीब जनता अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी ज़्यादा, ना ही वो बोल सकती थी, ना ही समझ सकती थी। उन्हें जैसा कह दिया गया उन्होंने एज इट इज मान लिया उस बात। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ सामाजिक आधार विस्तृत हुआ। इसने जितने भी आंदोलन करे उसमें सभी का सामाजिक आधार मतलब हर वर्ग के लोगों को शामिल किया और इसमें विभिन्न समूहों को एक साथ लाया जिसमें हित अक्सर विरोधाभासी होते थे। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी वर्ग को शामिल में साथ लेके आया है, चाहे उनके हित अलग ही अलग क्यों ना हो, फिर भी वो उनके एक साथ लेके आने का उसने पूरा प्रयास किया है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान और उद्योगपति, शहरी निवासी और ग्रामीण, मजदूर और मालिक, मध्यम, निम्न और उच्च वर्ग और जातियां सभी को कांग्रेस में जगह मिली। मतलब कांग्रेस में हर एक वर्ग शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के समय तक कांग्रेस एक इंद्रधनुषी सामाजिक गठबंधन में तब्दील हो चुकी थी। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इंद्रधनुषी सामाजिक गठबंधन मतलब इंद्रधनुष में कई सारे रंग होते हैं और वो एक साथ आके कितना सुंदर लगता है। इसी प्रकार कांग्रेस थी जिसमें इंद्रधनुष मतलब सभी प्रकार के वर्ग शामिल थे और वो एक सामाजिक गठबंधन था और एक सभी प्रकार के वर्ग थे और समाज के भलाई के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए वो सामाजिक गठबंधन बन गए। ये वर्ड आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस प्रकार के वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए जो वर्ग और जाति, धर्म और भाषाओं तथा विभिन्न हितों के संदर्भ में भारत की विविधता का व्यापक प्रतिनिधित्व करती थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण, रीजन और विश्लेषण एनालिसिस करें। मतलब हमें उसके रीजन और एनालिसिस करना है रीजन का। इसका एक क्वेश्चन का टाइप ये है, अब इसका उत्तर देखते हैं। इससे पहले आपको बता दूं ये तो लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें। इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को दोनों को हेल्प मिलेगी पेपर में आंसर लिखने में, फ्रेम करने में। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। आंसर है निम्नलिखित कारणों से कांग्रेस पार्टी 1967 तक अपने प्रभुत्व बनाए रखने में सफल रही। मतलब 3 टर्म उसने शासन किया। अब इसके पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम की विरासत में थी। कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का उत्तराधिकारी माना जाता था। संघर्ष में अग्रणी रहे कई नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। मतलब जो कांग्रेस पार्टी 3 बार जीती है उसका कई कारण थे। एक तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश को आज़ादी दिलाई है, पहली बात ये। उसमें लोकप्रिय नेता थे, सेकंड बात, और उसने उत्तरदायी नेता मान सकते हैं, उत्तरदायी नेता थे, और उसमें अग्रणी नेता थे, उनके उम्मीदवार के चुनाव लड़ते थे। मतलब संघर्ष में जो उन्होंने हमारे देश में आज़ादी दिलाई है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था, और जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में मेन लीडर थे वही चुनाव कांग्रेस में लड़ते थे, इसलिए भी उनको एक प्लस पॉइंट मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस पार्टी को कुलीन वर्ग, शिक्षित व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त था। सामाजिक प्रकृति के कारण इसे किसानों का भी समर्थन प्राप्त था, मतलब सभी वर्ग शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कई लोकप्रिय चेहरे थे, करिश्मा नेता जिससे जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल आदि। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू करिश्माई और बहुत लोकप्रिय नेता थे, करिश्मा नेता आप उन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस ने उच्च स्तर के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी काम किया। उसने सभी स्तरों पर काम करा है। सभी नवज्ञा आंदोलन में भागीदारी के कारण कांग्रेस लोकप्रिय हुई। सभी नवज्ञा आंदोलन में जो उसने कार्य किए थे अच्छे, उसके कारण भी कांग्रेस को लोकप्रियता मिली। नेक्स्ट पॉइंट है पारंपरिक निष्ठाओं ने कांग्रेस को एक पार्टी का प्रभुत्व बना दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी की जो पारंपरिक निष्ठाएं थी उसी के कारण वह एक पार्टी का प्रभुत्व बन गई, और उसने एक पार्टी के रूप में 3 टर्म तक शासन किया। तो इस प्रकार चैप्टर का एंड होता है, और इसमें आपने देखे सारे प्रीवियस क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और किस टाइप से फ्रेम किए जाते हैं। ये आने वाले जो आपके एग्जाम है उसमें भी आपको अभी हेल्प करेंगे, उसमें पता चलेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन टाइप अलग हो सकता है, पर आंसर एक ही तो हो सकता है उसका, तो वो इस प्रकार है। तो इस प्रकार आज हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने 1 भी कंप्लीट कर लिया। आप उस चैप्टर को भी ज़रूर देखें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और हमने ये बुक 2 है, इससे पहले हमने बुक 1 के भी सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप उन्हें भी ज़रूर देखें, बुक के चैप्टर के होने के साथ सभी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जिससे कि फ्रेम में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।